नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कॉन्सेप्ट विद केएस सर। मैं प्रियांशु सिंह आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए एक सीरीज जिसमें हम रिवीजन करने वाले हैं। इसको नाम दिया गया है रिवीजन सीरीज। पॉलिनोमियल पहला चैप्टर होने वाला है हमारा क्लास 10th का, और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो और 2026 जो एग्जाम्स हैं उनके लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो। इसके लिए हम लोग पूरे 13 चैप्टर जो आपकी क्लास 10th में है उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे समय से पहले। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे वन शॉट की चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। आइए देखते हैं। पॉलिनोमियल जैसा कि नाम से ही हम लोगों को पता लग रहा है, देखिए चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, क्या चीज होने वाली है। देखिए पॉली, पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, और नोमियल, नोमियल का मतलब होता है टर्म से। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर मोर देन वन टर्म्स हो, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, टर्म जो होती है वो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से बनती है। एक सेकेंड, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और इस पर पावर होती है होल नंबर। क्या पावर होती है? होल नंबर। तो टर्म जो है वो हमारी बनती है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से। देखिए कांस्टेंट, सारे नंबर्स हमारे पास में कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने लिया 2 इनटू वेरिएबल, वेरिएबल ले लिया है x, 2 इंटू एक्स से हमारी एक टर्म बन चुकी है जिसको बोल दिया हमने 2x। अब देखिए पॉलिनोमियल का मतलब है मोर देन वन टर्म, तो ये एक टर्म हुई। हम लेते हैं एक से ज्यादा टर्म, 2x स्क्वायर एक टर्म प्लस 3x प्लस 4। मान लीजिए इसमें 3 टर्म्स आ रही है, तो ये क्या हो गया, एक से ज्यादा टर्म हुई कि नहीं हुई इसके अंदर? इसके अंदर एक से ज्यादा टर्म है, तो इसे हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल, कि ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? देखिए वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल यानी कि ये x जो इसके अंदर आ रहा है वो वेरिएबल है। वेरिएबल x है तो इसको लिखने का एक तरीका होता है। किस तरीके से लिखा जाता है आइए देखते हैं हम लोग। ये x में पॉलिनोमियल है इसलिए इसे कहा जाएगा p ऑफ x। इट मींस पॉलिनोमियल ऑफ x। ये x का पॉलिनोमियल है इसलिए इसे p ऑफ x कहा जा रहा है। क्लियर बात? अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसे 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 लिखा जाता तो इसका नाम क्या होता? इसका नाम होता भाई p ऑफ y। इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है? तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार रिकैप कर लेते हैं। पॉलिनोमियल मोर देन वन टर्म, टर्म क्या होती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। 2 इंटू एक्स से हमने 2x एक टर्म बना ली है, और मोर देन वन टर्म वाले को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर x वेरिएबल आ रहा है तो इसको p ऑफ x कहा जाएगा, y वेरिएबल आ रहा है तो इसको p ऑफ y कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी डिग्री के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट जो बात है विच इज डिग्री। डिग्री क्या होती है? ये होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे कि इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है, तो यानी कि इस पर 1 है। 2 और 1 में से बड़ा कौन है? हाईएस्ट कौन है? 2 है, तो इट मींस इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी हो गई? 2 हो गई। इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री भी यहां पर कितनी हो गई? देखो 2 हो गई। अगर मैं आपसे पूछता हूं p ऑफ z, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके बारे में लिखा मैंने 3x
की पावर 4 एंड 4x प्लस 5। तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। इट मीन्स इसकी डिग्री जो होगी वो कितनी होगी, डिग्री होगी हमारे पास में 4। क्लियर? यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। ओके, दो टॉपिक्स पढ़े हैं, एक तो पॉलिनोमियल का मतलब समझा है, वहां पर हमने एक इंपॉर्टेंट बात पढ़ी है टर्म, और एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए टाइप्स को कैसे डिवाइड करता हूं मैं, दो बेस पर डिवाइड होते हैं। एक तो होता है उसकी जो टर्म्स हमने पढ़ी है वो टर्म के बेस पर, और एक होता है डिग्री के बेस पर। ठीक है, टर्म के बेस पर जिसमें वन टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ये बेसिक्स है जो कि 9th क्लास के हैं, इसे हम एक बार वापस से देख रहे हैं क्योंकि यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं इसलिए। दूसरी बात, जिसमें दो टर्म्स होती है उसको कहा जाता है बाइनोमियल। जिसमें तीन टर्म्स होती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। क्लियर? यानी कि 3 टर्म्स वाले को। 3 टर्म्स जिसमें उसको बोल दिया हमने ट्राइनोमियल। देखिए जिसकी डिग्री 1 है उसे हम बोल देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री जिसकी 2 है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। देखिए आइए हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक एक। 2x वन टर्म है, 3x वन टर्म है, 2 वन टर्म है, तो इसको बोल दिया जाएगा मोनोमियल। ये सारे मोनोमियल्स है। 2 टर्म वाला 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 दो टर्म्स आ गई, काउंट करिए 1 2, इसको बोल दिया हमने बाइनोमियल। और 3 टर्म्स वाले को 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें 3 टर्म्स है, काउंट करने पर 1 2 3, तो इसे हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब डिग्री के बेस पर क्या होते हैं देखिए, अगर मैंने कहा किसी की डिग्री 1 है 2x प्लस 1, तो यहां पर डिग्री हमको दिख रही है, अगर कुछ भी पावर नहीं लगी होती है तो इसका मतलब उसकी डिग्री 1 है, तो इसकी डिग्री है 1। हाईएस्ट पावर देखी जाती है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए यहां पर डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, ये लीनियर हो गया। जिसकी पावर 1 थी वो तो कौन सा हो गया, लीनियर। जिसकी पावर 2 है वो हो गया क्वाड्रेटिक। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर पावर कितनी हो गई है इसकी, 3 पावर हो चुकी है। कितनी पावर हो चुकी है, 3, तो इसका मतलब ये कौन सा है, क्यूबिक। यहां तक आपको बात क्लियर होगी? क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर सकते हैं। बिल्कुल, हम फर्दर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट चीजें होने वाली है उनके पीछे। देखिए नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानना है। अब ये जो मटेरियल था हमने अभी तक पढ़ा, ये क्लास 9th का बेसिक था। अब हम मूव करने जा रहे हैं क्लास 10th पर। तो हम देखिए क्या देखते हैं, सबसे पहले ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हमको समझना होगा। अच्छा, पॉलिनोमियल को मैं p ऑफ x लिखूंगा, ठीक है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल को समझना होगा, ठीक है। देखिए पहला हम समझते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कहा जाता है, इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है।
क्या मिलती है? स्ट्रेट लाइन। हम दो ही के बारे में डिस्कस करेंगे, क्यूबिक वाला हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल से हम क्या समझ पा रहे थे कि लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो जहां पर भी हमको ग्राफ बनाना होगा किसी लीनियर पॉलिनोमियल का तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्लियर बात? आप इतना समझिए, मोटे मोटे तौर पर आप इसको समझ लीजिए। देखिए हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है, आपको इस बारे में जानकारी है? अगर हो तो कमेंट करके बताइए हम लोगों को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ना वो बनता है पैराबोला। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या चीज है, पैराबोला क्या है? हमने तो कभी इसके बारे में नाम सुना ही नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में है या नहीं है? तो एनसीईआरटी में इसको मेंशन किया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला बनता है। पैराबोला दिखता कैसा है? ये यू शेप का होता है। किस शेप का होता है? यू शेप का। देखिए किस तरीके से दिखता है। मान लीजिए हमारे एक्सिस हैं दोनों, ये है एक्स एक्सिस जिसे एक्स एक्स डैश बोला जाता है, ये वाई वाई डैश। क्लियर? अब यहां पर कोई ऐसी चीज बनी हुई है मान लीजिए, तो ये होता है पैराबोला। व्हाट इज दिस? दिस इज पैराबोला। ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। यू शेप का होता है इसलिए इसे पैराबोला कहा जाता है, ठीक है। तो हम ध्यान रखेंगे, हमसे अगर एक नंबर में पूछ लिया जाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या बनता है, तो हम उसका जवाब क्या देंगे? पैराबोला होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो होता है एक स्ट्रेट लाइन, इसीलिए उसका नाम लीनियर पॉलिनोमियल भी है, ये एक रीजन है उसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं हमारे, उनको करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको जान रहे हैं और उनके बिहाफ पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है देखिए चलिए हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं पहले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब ये रिलेटेड होता है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया है कुछ इस तरीके से और इस पर एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, मैंने इस तरीके से कुछ कर्व ड्रॉ किया, ये एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। देखिए एक्स एक्सिस को ये कर्व, इसका नाम क्या है? ये कर्व है, ये हमारे एक्सिस है। अब ये कर्व एक्स एक्सिस को, ये कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए ये कर्व एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस, इसको ये कर्व 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितने की उसने, जितने पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस ही ध्यान रखेंगे हम लोग क्योंकि हमारे सिलेबस में एक्स एक्सिस ही है। तो यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2, क्योंकि वो 2 जगह पर उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ग्राफ के अंदर कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है? इस ग्राफ में कर रहा है 3 जगह पर। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? इसके 3 हुए। चले मैं एक और ग्राफ बना के बताता हूं आपको, एक और ग्राफ बनाता हूं। मैंने कहा कि ये ग्राफ है कुछ इस तरीके से, बताइए कि इसके जीरोस कितने होंगे? इसके जीरोस होंगे 2, क्योंकि ये 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 एंड 2। किसको? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल उस ग्राफ के होंगे। देखिए ये कितनी जगह पर कर रहा है, मान लीजिए 1 2 3, कितनी जगह पर कर रहा है, ये 3 जगह पर कर रहा है, तो इसके जीरोस भी कितने हुए, 3। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं हमारी। देखिए एक्सरसाइज 2.1 है जो हमारे ग्राफ के ऊपर ही है। देखिए क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कोई p ऑफ x दिया हुआ है, उनके ग्राफ्स हैं, आर गिवन इन द फिगर 2.10। नीचे आपको फिगर दिए गए हैं फॉर सम पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि p ऑफ x के जो ग्राफ है वो नीचे दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने के कितने नंबर ऑफ जीरोस वहां पर होंगे पॉलिनोमियल के। चलिए आप सोच पा रहे हैं, मैं आपको 2 मिनट देता हूं कि आप सोचकर बताइए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इन ग्राफ्स के। यहां देखिए, यहां पर ये y एक्सिस को ग्राफ तो कट कर रहा है, लेकिन x एक्सिस को एक भी जगह पर टच नहीं कर रहा है, एक भी जगह पर टच नहीं कर रहा है। तो यहां पर हम पहले वाले केस के लिए अगर जीरोस लिखें तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए इसमें, 0 पहले केस के लिए। अगर दूसरे केस की बात करूं तो सिर्फ एक्स एक्सिस देखना है, ये वाला ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है बताइए मुझे, 2 जगह पर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, सॉरी वन टाइम, एक जगह पर कर रहा है, एक जगह पर कर रहा है, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, ओनली 1। देखिए इसमें 1 2 एंड 3, 3 जगह पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस हुए इसके 3। क्लियर है आपको बात। देखिए ये वाला ग्राफ एक्स एक्सिस को, एक्स को ही देखना है, 2 जगह पर कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 2 हुए। इसमें 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। इसमें 1 2 3 एंड 4 प्लेसेस पे इसको कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4। क्लियर है क्या आपको ये कॉन्सेप्ट? अगर क्लियर हो तो आप कमेंट में फेंक कर मारिए अपना जवाब। देख लीजिए, समझ लीजिए, और वीडियो को पॉज कीजिए और नोट इट डाउन। चले हम आगे बढ़ते हैं, आइए। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको जानने जरूरी हैं, उनके बारे में जानते हैं। चलिए हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग तो जान लिया है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का। ज्योमेट्रिक यानी कि ग्राफ वाला जो रीजंस थे वो हमने जान लिए कि किस तरीके से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को डिसाइड करेंगे, और ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के थ्रू। अब हम उसको मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे, जीरोस से रिलेटेड चीजें जो होगी उनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जीरोस का मतलब समझते हैं क्या होते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि अब जब भी मैं आपसे जीरोस की बात करूंगा तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और वैल्यू किसकी होगी उस चीज को जानना है हमको। जीरोस जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है वेरिएबल की। जीरो किसकी वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू। तो पहली बात समझेंगे, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसकी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ
वेरिएबल, यानी कि मैंने कहा कि ये x की वैल्यू है, जनरली हम x लेते हैं तो x की वैल्यू बोल दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये होता है x की वैल्यू। किसकी वैल्यू होता है? x की वैल्यू फाइंड करना, लेकिन कौन सी वैल्यू? ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि x की वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल को पॉलिनोमियल को क्या बना दे? जीरो बना दे। जैसे कि देखिए मैंने कहा कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है 2x माइनस 4, तो यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू पुट की जाए जिसे यहां पर रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए, तो उसे कहा जाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं यहां पर एक रखने की कोशिश करता हूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर मैंने x की जगह क्या रखा? 1 रखा, तो देखिए करके देखते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 4, ये कितना आ गया? 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। क्या आया? माइनस 2। क्या पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल बन गया? नहीं। तो यानी कि x इक्वल्स टू 1 जो हमने पुट किया था वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी वैल्यू यहां पर रखी हमने और रखने पर वो जीरो के इक्वल नहीं आया, और नहीं आया तो इट मींस इट इज नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? लेकिन अगर मैं यहां पर x की जगह 2 रखता हूं, देखिए रख के देखते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 जब हम इसमें पुट करते हैं देखिए, तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, इट मींस 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल में पुट करने पर पॉलिनोमियल बिकम जीरो, पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, तो इट मींस वो वैल्यू जो हमने यहां पर रखी है, x की वैल्यू इसमें रखी है इस पॉलिनोमियल में, तो x की वो वैल्यू जिसे रखने पर पॉलिनोमियल जीरो बन जाए वो होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम कह देंगे यस, x इज इक्वल्स टू 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अब इसको इस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमने उसका मीनिंग समझा है, ठीक है। मीनिंग आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज को आप अगर पढ़ रहे हैं तो क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। एक बार इसको वापस से देखते हैं कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले वेरिएबल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल है, x की वैल्यू है। इज दैट क्लियर? अब x की कौन सी वैल्यू है? x की वो वैल्यू है the value of x which convert with the p of x is equals to 0, यानी कि जो p of x को किस में कन्वर्ट कर देता है? जीरो के इक्वल कन्वर्ट कर देता है। तो वो वैल्यू क्या होती है? वो होती है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यानी कि मोटे मोटे तौर पर ये समझिए आप, x की ऐसी वैल्यू जिसको हमने p ऑफ x में रखा, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर रखा, और वो पॉलिनोमियल अगर जीरो बन गया है तो वो क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। क्लियर? यहां तक की बात समझिए और इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली है। आगे चलते हैं। अब हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। फॉर, ये हमारे क्लास 10th का ही टॉपिक है, वो हमने मीनिंग समझा, और ये 10th का कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमारे सिलेबस में है, तो इसीलिए हम इस पर ही ज्यादा जोर देंगे। अब सबसे पहले हम जनरल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म है दिखता कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बारे में जानते हैं। देखिए
हमने कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस तरीके का दिखता है, वो दिखता है, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म p ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको ये नहीं समझ में आया वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं कर पाएगा यहां से। इसलिए सबसे पहले जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या होती है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पर a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये देखते हैं। देखिए सपोज कीजिएगा अगर a 0 के इक्वल हो गया तो ये एक्स स्क्वायर को भी 0 बना देगा। जैसे कि मैंने कहा एक ही जगह मैं रखता हूं 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए अगर मैंने यहां रखा 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये तो हो गया 0 प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड यहां से बी एक्स प्लस सी। क्लियर। तो यहां पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बची ही नहीं, वो तो 0 हो गई। और जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म बची ही नहीं तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो इसलिए जो a है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। इज दैट क्लियर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि a यहां पर 0 के इक्वल क्यों नहीं होता है। और जहां पर a b c जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, a b c आर रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर्स हो सकते हैं, कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं मतलब यहां पर। ठीक है क्लियर। एक बार वापस से समझते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी जनरल फॉर्म ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल हो गया इट मींस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर 0 हो गया है देन उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बची ही नहीं, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म बची ही नहीं तो क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि जिसकी पावर 2 होती है स्क्वायर वाली टर्म जो होती है उसी से क्वाड्रेटिक डिफाइन होता है। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए हमने कहा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहां पर पावर कैसी, देखो इसी फॉर्म में दिख रहा है वो ए एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर एक्स वाली टर्म और एंड में कांस्टेंट टर्म। देखिए यहां पर स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये 5। तो ए को अगर मैं बोलूं तो ए क्या है, देखिए a इक्वल्स टू 2। देखिए a की जगह पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। b कितना है बताइए मुझे, 4 है। और c कितना है, c इज 5। क्या आप डिफाइन कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, जस्ट क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। ओके लेकिन अगर मैंने कहा कि यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो a कितना है बताइए, a हो जाएगा 3, b हो जाएगा -4 एंड c हो जाएगा हमारे पास में 5। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। अच्छा यहां से कुछ और बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है। a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। किसका होता है, a किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से हो रहा है। इट मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, a। b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से। तो b जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x का। और c जो होती है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म होती है। तो हम यहां पर जान लेते हैं टर्मोलॉजी में इनको क्या लिखा जाता है। a जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होता है, a होता है। और b जो होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है, x का। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ये चीज ध्यान रखेंगे हम। और c जो होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट टर्म। c जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इन तीनों के नेम आपको याद होने चाहिए क्योंकि हम अभी यहां से फॉर्मूला डेराइव करेंगे और वो ही हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
देखिए जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं या फिर देखिए, तो हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, कुछ इस तरीके का हमको क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू दिस। अब हम इसकी जो कोफिशिएंट है उनको कैसे पहचाने, देखिए a क्या है 2, b क्या है 4 और c क्या है हमारे पास में 2। अब हमको क्या करना है कि ए बी सी से अभी काम नहीं है, लेकिन हमको फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो, और जीरोस फाइंड करने के लिए जो चीज काम में आती है उस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो कि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं उसको कैसे फैक्टराइज किया जाता है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। तो जिसको भी ये चीज नहीं आती है हम उसको उस चीज को सीख रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से इसे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, क्या सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है हमको x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, और x की वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तभी निकलेगी जब हम इसको फैक्टराइज कर पाएंगे। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। उस मेथड को हम एक बार वापस से जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है। देखिए सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 2 है और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं कह रहा हूं कि बाहर बाहर वालों को दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बाहर वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब इस 4 के करते हैं हम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 फैक्टर्स क्या हो गए इसके, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारे पास में दोनों फैक्टर्स आए हैं, इन फैक्टर्स की मदद से हमको ये बीच वाली टर्म बनानी है, जो मिडिल टर्म है ना वो बनानी है। कैसे, बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि अगर ऐड इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर हम कैसे भी बीच वाली टर्म बना दें, अगर बीच वाली टर्म हमारी बन जाती है तो इसका मतलब हम इसको स्प्लिट करने में कामयाब हुए हैं। तो देखिए मुझे इन दोनों फैक्टर्स को यूज में लेना है, ध्यान से समझेंगे, मुझे इन दोनों फैक्टर्स को यूज में लेना है और इन दोनों से मुझे बनानी है बीच वाली टर्म। तो एक फैक्टर तो मेरे पास 2 है और एक फैक्टर हमारे पास में क्या है, दूसरा भी 2 है। क्या 2 और 2 से 4 मिडल वाली टर्म बन पाती है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, बताइए मुझे। आप सोच सकते हैं कि हाँ यार कि 2 और 2 दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 4 बन जाता है। क्या बन जाता है, 4 बन जाता है। बस इसी तरीके से कुछ दिमाग लगाना है, क्योंकि इसके साथ में x आ रहा है तो इन दोनों के साथ में भी हम x लगा देते हैं। तो हमारी क्या बन गई, 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 4। यहां पर काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने दोनों फैक्टर्स लिए उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस से यही नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो एडिशन करने पर बीच वाली टर्म आए मिडिल टर्म, और उनको मल्टीप्लाई करने पर वापस से 4 आ जाए। तो 2 इंटू 2 करने पर वापस से 4 आता है कि नहीं आता है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दें अगर इसको वापस से, इन दोनों फैक्टर्स को वापस से क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो मिल रहा है हमको 4 वापस से। इट मींस हमारे जो फैक्टर्स किए हमने दोनों करेक्ट हैं। अब कुछ नहीं करना है, इन फैक्टर्स को इस 4x की जगह रिप्लेस कर देंगे। देखिए इधर 2x स्क्वायर प्लस 4x की जगह मैं लिखूंगा 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x प्लस 2। देखिए यहां तक क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखिए फैक्टर्स कर लिया, स्प्लिट कर लिया, इसके बाद पेयर्स बनाते हैं, 2 पेयर इसके, 2 पेयर दो इनको साथ में लेते हैं। तो हमने यहां से कॉमन लेना है। क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, 2 तो दिख ही रहा है सर के, 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं और x भी आ रहा है, तो x भी ले लिया हमने। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास में, x बचा, क्योंकि 2 बाहर आ गया और x
बाहर आ गया तो एक x यहाँ पर बचा, और यहाँ पर 2x से 2x को डिवाइड किया, यानी कि 2x में से 2x बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा 1। जब हम 2x से 2x को बाहर निकाल लेते हैं वहां पर 1 बचता है हमेशा। क्लियर? यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर दिख रहा है 2 और यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर लिया x प्लस 1। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद मुझे ये दो सेम टू सेम चीजें दिख रही है, तो इनको एक बार लिख लिया जाता है x प्लस 1, और ये दो जो बचे पार्ट उनको एक बार लिख दिया जाए 2x प्लस 2। यहां तक की बात आपको क्लियर है? देखिए जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर किए तो मुझे एक तो ये मिला और एक ये मिला। यहां तक की बात क्लियर है? क्या आइडिया लगा पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 थी, पावर 2 थी, 2 थी, तो उसके फैक्टर्स भी हमको कितने मिले हैं? 2। फैक्टर भी कितने हैं? 2। ध्यान रखेंगे आप, फैक्टर 2 है तो साथ साथ जीरोस भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? जीरोस भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक आइडिया लगा पा रहे हैं आप क्या, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर 2, फैक्टर्स 2 और जीरोस भी 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर फैक्टर भी 2 होते हैं और उसके जीरोस भी 2 होते हैं, और जीरोस निकाले जाते हैं इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करके। तो यानी कि हमने इन फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। अब यहां पर एक बार तो x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे और एक बार करेंगे 2x प्लस 2 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो x इक्वल्स टू -1 यहां पर आ गया हमारे पास में, और 2x इक्वल्स टू -2, इसको 2 को उधर ट्रांसफर किया तो, और x इक्वल्स टू -2/2, इट मींस -1। यानी कि हमारे जो दो जीरोस मिले हैं हमको, देखिए ये मिल गए x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू -1, दोनों सेम टू सेम है लेकिन अलग अलग है। ठीक है, तो इसके दो जीरोस हमको मिल गए कि नहीं मिल गए? ये देखिए, जो कि x की वैल्यू है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं वो x की वैल्यू होते हैं। किसकी वैल्यू होते हैं? x की वैल्यू होते हैं। देखिए, और एंड में हमने निकाल दी x की दो वैल्यूज। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए? फैक्टराइजेशन आना चाहिए। और जब तक हमको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जीरोस फाइंड किए जाते हैं किसके? एक पॉलिनोमियल के। कौन से पॉलिनोमियल के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर? अब हम रिलेशनशिप्स पढ़ेंगे बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम कॉन्सेप्चुअली इनको समझ रहे हैं, अभी एक्सरसाइज की तरफ नहीं आए हैं। आपका काम यह है कि आप एक एक चीज को नोट करते हुए चलें और समझते हुए चलें। समझना इज मस्ट, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। यानी कि कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप। कोएफिशिएंट हमारे पास में कौन थे? ए, बी एंड सी। ठीक है, जीरोस हमारे पास में होते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा। जो x की दो वैल्यूज आई थी ना हमारे पास में, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -2, सॉरी -1, तो एक को बोल दिया जाता है अल्फा और एक को बोल दिया जाता है बीटा। कंफ्यूज ना हो, दोनों x की वैल्यू होते हैं, बस उनको नाम अलग दे दिया। एक को बोल दिया जाता है अल्फा और एक को बीटा। देखिए समझिए, तो यहां पर ध्यान देंगे, हमने कहा कि दो जीरोस है हमारे पास में। ध्यान से समझेंगे, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा। ठीक है, और हमारे पास में जो कोएफिशिएंट है वो कौन कौन है? ए, बी एंड सी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स होती है उसके बारे में देखेंगे। जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में दो रिलेशनशिप्स है, हमको वही जाननी है बस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाली है हमारे पूरे चैप्टर की, और यहीं से क्वेश्चंस बनता है जो कि 2 से 3 नंबर का बनता है हमारे। ठीक है,
तो इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, क्या रिलेशनशिप होती है देखेंगे इधर। देखिए पहली आती है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? वो होता है, देखिए यहां पे लिखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां पर माइनस का साइन होता है। मैंने क्या लिखा है इसको ध्यान से समझेंगे। जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी कि दोनों अल्फा और बीटा का सम, अल्फा और बीटा का सम, सम से मतलब दोनों का एडिशन, अल्फा और बीटा का जो एडिशन होता है वो होता है माइनस मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है देखते हैं, यहां से समझते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, क्या है? बी। तो यहां पर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की जगह लिखेंगे हम बी। क्लियर? और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए इज इक्वल्स टू ए। यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिए, कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा का सम, ये जीरोस है, ये जीरोस है पॉलिनोमियल के, और ये है उनके कोएफिशिएंट्स। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है कि जब हम एक जीरो को दूसरे जीरो में प्लस करेंगे तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए के। तो इस तरीके का इनका रिलेशनशिप होता है। तो देखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूले को लॉक कर लीजिए और याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। क्लियर? ये पहला रिलेशन है हमारा। दूसरा रिलेशन क्या होता है? दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? देखिए जिस तरीके से हमने इसका फॉर्मूला जनरेट किया उसी तरीके से इसका भी करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या थी भाई? कांस्टेंट टर्म है सी, सी अपॉन कोएफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? ए। इट मींस प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो दूसरी रिलेशनशिप क्या निकल के आई है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। जो जो चीजें बोल रहा हूं वो याद करते हुए चलेंगे बस, और नोट करते हुए चलेंगे, इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलेंगे। आपका हर क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व हो जाएगा इसके बाद में। और जो ध्यान से पढ़ रहा है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में। इवन हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। देखिए दो फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। लगेगा समय, अभी तो लगेगा, लगेगा नहीं। देखिए दो फॉर्मूले हमारे पास में आ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। इन दोनों फॉर्मूले को हम याद रखेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। देखिए हमने कहा 2x स्क्वायर, वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, 4x प्लस 2। अब वो हमसे कहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द जीरोस एंड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। इस तरीके का उसका क्वेश्चन होगा। तो हमको दो चीजें प्रूव करनी होगी, दो चीजें यहां से निकालनी पड़ेगी। क्या क्या? एक तो उसके जीरोस, क्या बात बोलेगा वो, एक तो जीरोस फाइंड करो, और दूसरी चीज कहेगा रिलेशनशिप निकाल के बताओ।
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, अभी अभी हमने इसके फैक्टर्स किए थे, वापस से करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, देख लीजिएगा अब उसी तरीके से हुआ है, कॉमन लिया हमने, 2x कॉमन आ रहा है, यहां से बचा x, यहां पर बचा 1, प्लस यहां पर 2 कॉमन, यहां पर भी x प्लस 1, क्लियर। तो यहां से x प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है, देन 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, देन एक बार x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार 2x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, देन x इक्वल्स टू -1 हो गया, और 2x इक्वल्स टू -2, देन x इक्वल्स टू -2 अपॉन 2, इट मींस x इक्वल्स टू -1। देखिए ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये पहला प्रोसेस रहेगा कि जीरोस फाइंड करके बताइए, तो हमको जीरोस मिल गए, एक का नाम है अल्फा, एक का नाम है बीटा, क्लियर, अल्फा और बीटा दोनों मिल चुके हैं हमको, क्लियर। अब इसकी दूसरा केस जो होता है वो क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, कैसे निकालेंगे, यहां से हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। दूसरी बात हम प्रूव करने जा रहे हैं, क्या रिलेशनशिप क्या होता है, -b अपॉन a। हम इसको फॉर्मूले से लिखते हैं, देखिए a की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 3, यहां पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास में 4 है, तो यहां पर 4 रख दिया जाएगा, और a क्या है 2 है, तो यहां पर 2 रख देंगे, तो ये हो गया 2 2 जा 4 -2 अपॉन 1, इट मींस 2, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आ गया है, -2, क्लियर। और दूसरी बात है अल्फा इंटू बीटा, ये पहली चीज, और दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला हमारे पास में यहां से लिया, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है हमारे पास में 2, तो हमने यहां पे रख दिया 2, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, तो 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 1 टाइम, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये हमको निकालना था। यही प्रोसेस हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में करेंगे, एक तो अल्फा प्लस बीटा वाली और एक अल्फा इंटू बीटा निकालने वाली, बस यही है हमारे चैप्टर के अंदर, और ज्यादा कुछ नहीं है, क्लियर। तो दो कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना और एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना, और दोनों जीरोस को फाइंड आउट करना, क्लियर। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी एकदम, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में अगर आपका डाउट ज्यादा रहता है तो उसे सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल। आगे चलते हैं, चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला, जैसा कि मैंने कहा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो दो चीजें बोल रहा है वो, एक तो क्या बोल रहा है कि जीरोस फाइंड कीजिए, और दूसरी चीज क्या कह रहा है, रिलेशन ज्ञात कीजिए, रिलेशन निकालिए, ठीक है। एक तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले जीरोस को निकालने का तरीका है फैक्टराइजेशन। देखिए एक्स स्क्वायर -2x -8, ये हमको क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो बाहर वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और उधर है 8, तो 1 इंटू 8 कर लिया जाता है। 8 क्या निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालते हैं, 8 के 2 से डिवाइड हुआ 4 टाइम, 2 से डिवाइड हुआ 2 टाइम, एंड 2 से 1 टाइम, क्लियर। हमारे को फैक्टर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। पहली बात क्या याद रखनी है कि एडिशन करने पर तो मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर वापस से 8 मिल जाए, तो 2 2 जा 4, और 4 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो मुझे 2 मिल जाता है, क्या मिल जाता है 2, और मुझे लाना भी 2 है, नहीं मुझे 2 नहीं लेके आना है, मुझे -2 लेके आना है। तो -2 जब भी लेके आना है तो मुझे माइनस वाला नंबर बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू ग्रेटर होती है उसका साइन आता है,
तो यहाँ पर मैंने माइनस का 4 लिया और प्लस का 2 लिया। 4x, यहाँ पर x लगा हुआ है तो यहाँ पर भी x लगा देंगे, माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 2x। ठीक है, यहां तक की बात, पहला चीज क्लियर हो गया कि एडिशन करने पर -2 आना चाहिए, आ गया। वापस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। क्लियर है, 4 2 8। तो यहां पर इसके 8x की जगह हम लिखेंगे, 8x की जगह सॉरी -2x की जगह लिखेंगे हम -4x प्लस 2। तो -4x प्लस 2x मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। आगे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को वैसा का वैसा ही लिख दिया और -8 पीछे भी वैसा ही लिख दिया। यहां पर क्या बनाएंगे हम लोग, पेयर्स बनाएंगे इनके। कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, x कॉमन दिख रहा है तो x यहां से कॉमन, यहां पर बचा x, -4 यहां पर बचा, और यहां पर हमको 2 कॉमन दिख रहा है क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉमन लिया मैंने प्लस का, एंड यहां से x 2 4 8 4 टाइम, तो x -4 दो बार दिख गया मुझे, x -4 एक बार लिखा मैंने और x प्लस 2 को एक बार लिखा। क्लियर, x इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं तो 0 के इक्वल पुट करना जरूरी होता है। तो देखिए यहां से एक बार x -4 इज इक्वल टू 0, इट मींस x इज इक्वल टू प्लस का 4, एक 0 तो हमारे को मिल गया अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4, और दूसरा क्या, x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहां से x इज इक्वल टू -2। क्लियर, तो ये बीटा की वैल्यू मिल गई। यहां तक की बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अल्फा और बीटा हमको मिल गया। अब हमको रिलेशनशिप निकालनी है इनके बीच में। तो रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले क्या थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू देखते हैं यहां पर b इज इक्वल टू -2, a हमारे पास में 1 है, b इज इक्वल टू -2 है, एंड c हमारे पास में -8 है। ठीक है, c हमारे पास में -8 है। देखिए हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं वहां पर, देखिए इन वैल्यूज को पुट करते हैं, -b अपॉन a, b की वैल्यू -2 है, तो यहां पर एक माइनस तो इसका, b की जगह रखूंगा -2, तो ब्रैकेट लगाकर मैंने -2 लिखा, और a की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो 1 मैंने अपॉन में लिख दिया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2। अल्फा प्लस बीटा मुझे कितना मिल गया है, 2 मिल गया है। अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है हमारे पास में, -8 है, और ए कितना है, 1 है, तो 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू -8। इट मींस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में क्या हो गया, -8 हो गया। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, दो चीजें निकालनी थी हमको, जीरोस निकालना था, जीरोस हमने निकाल दिए, दोनों जीरोस हमको मिल गए। एक x इक्वल्स टू 4 यानी कि अल्फा हमारे पास में 4 आ चुका है, बीटा हमारे पास में -2 आ चुका है। हमने दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल दी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -8। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आप इसे वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं, मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। पेज पूरा ही चला गया, वो पेज पूरा ही रेज हो गया ना, वो 12 वाला, कौन सा पेज पूरा रेज हो गया, वो एक्सरसाइज वाला। नहीं यार उसमें होगा, मैंने इरेज किया है उसको, इरेज किया तो फिर रेज हो गया, पूरा ही हो गया ना वो। ठीक है, तो अपन बुक निकाल लेते हैं इसमें। पीडीएफ डालोगे वापस, टाइम लग जाएगा ना। प्लस के साइन पर क्लिक करो, इधर है प्लस,
ये रहा ना, ये प्लस ये इधर इसमें लिखा है। हाँ, ये बैक करो बैक करो बैक, वापस प्लस पे क्लिक करो, वापस उधर उधर इधर नीचे नीचे वापस। आप करो, रुको, पीडीएफ नीचे नीचे। बीच में क्लिक कर दो। ठीक है, ओके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4s² इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है, ध्यान देंगे इसको। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, p ऑफ x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, देखिए वापस से 4 इंटू 1 करेंगे, 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4, फैक्टोराइज करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों से हमको बनानी बीच वाली टर्म, तो दोनों माइनस के लेते हैं, माइनस 2s एंड माइनस 2s इज इक्वल्स टू माइनस का 4s। बन गए दोनों, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वापस से 4 आता है, तो मैंने यहां पर लिख दिया माइनस 2s प्लस 1, और आगे है हमारा 4s²। दोनों के पेयर्स बना लेंगे। देखो 2 कॉमन एंड s कॉमन, तो 2 कॉमन आ गया, s भी कॉमन आ गया, यहां से बचा 2 और s, माइनस 2s पूरा कॉमन आ गया तो 1 बचा। यहां पर -1 कॉमन लेंगे, तो -1 कॉमन लेते ही जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो 2s प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है और ये -1। देखो दोनों जगह सेम बन गए, कॉमन लिया हमने वापस से 2s - 1 यहां से कॉमन, और 2s - 1 यहां से, तो 2 जीरोस हमारे पास में क्या आ गए, 2s - 1, सॉरी फैक्टर्स 2s - 1 एंड 2s - 1। यहां से हम s की वैल्यूज निकालेंगे, s की वैल्यूज 2 निकलेगी हमारे पास में, क्या निकलेगी देखिए, 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक बार करेंगे 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, दोनों फैक्टर्स को हमने 0 के इक्वल पुट कर लिया है। 2s इज इक्वल्स टू प्लस का 1, देन s इक्वल्स टू 1/2, एक 0 तो हमारे पास में ये आ गया, और 2s इज इक्वल्स टू 1, देन s इज इक्वल्स टू 1/2, तो दूसरा 0 हमारे पास में ये आ गया। क्लियर है बात यहां तक आपको? अब हमको वेरीफाई करनी है इसकी रिलेशनशिप के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b/a। तो देखिए b की वैल्यू मैं वापस से लिख लेता हूं यहां पर ऊपर, b इज इक्वल्स टू माइनस का 4 है, c हमारे पास में 1 है, एंड a हमारे पास में 4 है। क्लियर? तो यहां पर b की वैल्यू पुट करता हूं, b की वैल्यू है हमारे पास में -4, तो माइनस साइन इसका और b की जगह -4/a, ये जो हमारे पास में वो 4 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, 4 1 जा 4, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास में कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में कितना हो गया, देखिए c/a, फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c कितना है हमारे पास में 1 है, अपॉन में a कितना है हमारे पास में 4 है, तो 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे को मिल गई है 1/4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे को मिल गई है 1। क्लियर? बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, एक 5th वाला क्वेश्चन और 6th वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछे जा चुके हैं। मैं आपको इनमें से एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिएगा आप, पॉज करके वीडियो।
देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इसको करके देखेंगे, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, ये स्पेसिफिक टाइप का है इसलिए इसके आने के चांसेस ज्यादा है, ये सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 15, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा रूट, और जब भी रूट लगता है तो उसके आगे प्लस माइनस का साइन आता है, तो इसका एक जो जीरो है वो तो हुआ प्लस का रूट 15 और एक जीरो हो गया माइनस का रूट 15, ठीक है। जब हम अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं तो इसका कोफिशिएंट 1 है और ये c है, b इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, तो b नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब जीरो है, क्योंकि b वाली टर्म है ही नहीं, t वाली टर्म है ही नहीं, अपॉन में a क्या है 1 है, 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है c अपॉन ए, तो यानी कि माइनस 15 अपॉन ए कितना है 1, तो इट मींस माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 60। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसको मैं आइडिया दे देता हूं आपको किस तरीके से करना है। देखिए हमेशा जो जनरल फॉर्म होती है उसमें x वाला बीच में होता है, तो इसको बीच में लाएंगे पहले हम, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। एंड फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिक है, ऐसे क्वेश्चंस एक आध ही दे रखे हैं इसलिए यूनिक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 कॉमन लेता हूं और u भी कॉमन दिख रहा है मुझे, जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा u प्लस 2, क्योंकि 4 आ गया, 4 से 8 डिवाइड होकर कितना बचा, u को थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये 4u इज इक्वल्स टू 0, तो 4u इज इक्वल्स टू 0, एक तो ये हो गया, and u plus 2 is equals to 0, then u is equals to 0 upon 4, it means u is equals to 0 and u equals to minus 2, दो जीरोस हमारे पास में कौन कौन आ गए, u equals to 0 and u equals to minus 2। then इसके बाद रिलेशनशिप क्या निकालनी है हमको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, b की वैल्यू यहाँ पर 8 दी हुई है, b इज इक्वल्स टू 8 और a है हमारे पास में 4, तो माइनस बी माइनस 8 अपॉन 4 इट मींस माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना है c अपॉन ए, c हमारे को नहीं दिया गया है तो c की वैल्यू रखेंगे 0 अपॉन a हमारे को दिया गया है 4, तो यानी कि 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन के लिए हम छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। वो कहता है देखो आपको पहले देगा जीरोस, कहेगा कि हमने आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, गिवन होता है, और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन होता है, ये दोनों चीजें गिवन है पहले से, ठीक है। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था, तो उससे अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे थे, अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे थे। अब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है आपको पहले से, आपको निकालना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये निकालना होगा कब, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है उस कंडीशन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन ये है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द given numbers as the sum and product of its, पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1, तो यानी कि हमको दो चीजें दी हुई है। देखिए क्या दिया हुआ है, -1/4 एंड +1, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है -1, ये -1 है और ये प्लस का है। तो एक तो दे रखा है उसने सम अल्फा प्लस बीटा, और एक दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, उसने कहा है कि ये अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है। इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में p ऑफ x निकालने के लिए, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला, ये होता है x स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर माइनस का साइन है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 1/4, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई हमको, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहाँ पे 1/4 पुट कर देंगे इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास में माइनस का 1, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो 1 लगाया, 4 एलसीएम लिया तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह एक्स और प्लस 4 इंटू -1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, इसको 0 के इक्वल पुट कर देते। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 4 इंटू -1 माइनस का 4, और ये 4 0 के साथ में चला गया तो इज इक्वल टू 0। तो यानी कि क्या बचा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जो कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू से हमको निकालनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। तो जब हमको वो चीज दी गई थी तो हमने इसे इस फॉर्म में ले आए हैं, 4x स्क्वायर, पहला एक्स स्क्वायर की टर्म में, दूसरा x x की टर्म में, और तीसरा c यानी कि कांस्टेंट। तो जब हमको जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया गया है तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकाल लिया है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर आगे बढ़ते हैं। दूसरे में दिया हुआ है √2 एंड 1/3। इसको हम नहीं करेंगे, हम करते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन को। फिफ्थ वाला क्या है? -1/4 एंड प्लस 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा हमको कितना दिया हुआ है? -1/4 एंड प्लस 1/4। क्लियर? और अल्फा प्लस बीटा तो -1/4 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा हमको दिया हुआ है +1/4। हमारे पास में इक्वेशन क्या, फॉर्मूला क्या है? P ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, हमने क्या कहा कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे -1/4, तो माइनस बाहर, -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1/4। एलसीएम लेंगे यहां पर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 और प्लस 1/4। क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे? एलसीएम लेते हैं, तो यहां पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन 0 के पास में 4 गया तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इट मीन्स p ऑफ x हमारे पास में कितना आ गया है? 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं, और इसके बाद जो आप लोगों को बाकी के क्वेश्चन है वो बचे हुए आपको सॉल्व करने हैं। देन उसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। चलिए एमसीक्यूज हम कल करेंगे, आज आप क्वेश्चन कीजिए जो हमारी एक्सरसाइज के बचे हुए हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।